ठीक है, तो मैं नहीं लिख पाई। तो हमने सिर्फ वेक्टर अभी शुरू किया था, उससे रिलेटेड कुछ टर्म डिफाइन किए थे, कितनी तरह के वेक्टर्स होते हैं, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, बेसिक चीजें। ठीक है, नेक्स्ट हम आज शुरू करते हैं ऑपरेशनल वेक्टर, मतलब किसी वेक्टर को ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे कैसे कर सकते हैं, उसकी बिहेवियर कैसे चेंज होती है। ठीक, वो सारी चीजें। तो सबसे पहली चीज, किसी ऐड करने में वेक्टर में हम दो टर्म डिफाइन करते हैं। एक होता है मेरे पास स्लाइडिंग ऑफ अ वेक्टर। अगर आपसे बोला जाए कि मेरे पास कोई एक वेक्टर है, यहाँ से यहाँ तक, इस वेक्टर के पास दो चीजें, एक इस पर्टिकुलर एरो, उसकी अपनी एक लेंथ होगी, एंड उसका एरो हेड जो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन को डिफाइन करता है। अगर मैं इसको स्लाइड करूं पैरेलली, या तो वर्टिकल डायरेक्शन में या तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, कीपिंग इट्स लेंथ ऑफ वेक्टर या लेंथ ऑफ एरो रिमेन सेम, एंड एरो का जो डायरेक्शन है, ओरिएंटेशन, अगर वो दोनों सेम है तो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर दीजिए, उसके वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक, जैसे अगर मैं इस वेक्टर को स्लाइड करूं किसी इस पॉइंट तक, एंड उसका लेंथ ऑफ एरो दोनों सेम रखूं, एंड एरो हेड सेम डायरेक्शन में अलाइंड है, या इसको मैं किसी ऊपर या नीचे पोजीशन की तरफ अलाइन कर दूं कुछ इस तरह। ठीक, तो इन दोनों स्लाइडिंग कंडीशन में उस वेक्टर पे कोई इफेक्ट नहीं करता। तो अगर वेक्टर यहाँ पे ए है तो यहाँ पे भी वेक्टर ए ही होगा और यहाँ पे वेक्टर ए ही होगा। तो हम डिफाइन कर सकते हैं, इफ अ वेक्टर is slide along horizontal or vertical direction without changing its length and orientation of arrow, then it remains unaffected, या it remains same। ठीक, इसलिए तीनों जगह वेक्टर की वैल्यू सेम डिफाइन होती है। नेक्स्ट एक कंसेप्ट होता है कि किसी भी दो वेक्टर के बीच में मैं एंगल कैसे डिफाइन करता हूँ, उसका क्या कंसेप्ट होता है, मैं वो डिफाइन करता हूँ। Like next is angle between two vector। किसी भी दो वेक्टर के बीच में अगर आपको एंगल लेना है तो उसके लिए एक कंसेप्ट बस याद रखिएगा कि एरो अगर किसी दो वेक्टर का जिस प्रोसीडिंग डायरेक्शन में हो, उस प्रोसीडिंग डायरेक्शन में उनके बीच का जो स्मॉलर एंगल होगा वो उस वेक्टर का एंगल डिफाइन करता है। जैसे सपोज कर लीजिए एक मेरे पास एरो हेड इस डायरेक्शन में एंड एक एरो हेड इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे दो एंगल बन रहा है उनके बीच में, एक एंगल बन रहा है ये और एक एंगल बन रहा है ये। इन दोनों एंगल में जो स्मॉलर एंगल है, ये वाला टर्म, ये इन दो वेक्टर्स के बीच के एंगल को डिस्क्राइब करता है। तो अगर आपसे पूछे कि किसी भी दो वेक्टर के बीच में एंगल हम किसको बोलते हैं, तो आप बोलेगा एरो हेड इन प्रीसीडिंग डायरेक्शन, जो स्मॉलर एंगल इंक्लाइन डिफाइन करता है, उस एंगल को हम एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स बोलते हैं। यहाँ से डिस्क्राइब करते हैं हम लोग द एंगल, कौन सा, स्मॉलर एंगल formed in between two vector in its preceding direction of arrow। ठीक, इतना पहले नोट डाउन कीजिए, मैं आपको इस स्पेस के अलग अलग रिलेशन डिफाइन करता हूँ, एंगल कैलकुलेट करने का तरीका सिखाता हूँ। लाइशा, आपको समझ आ रही चीजें? यस सर। ओके, यस सर। आलिया यहाँ तक नोट डाउन कर लिया था? यस सर। ओके, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास कोई एक वेक्टर दे रखा है इस तरह, ठीक, एंड कोई एक अनदर वेक्टर आपको इस तरह से, एक वेक्टर इस तरह एंड एक वेक्टर इस तरह,
यहाँ पे मैंने एरो का डायरेक्शन डिफाइन किया ये एंड ये। अगर मैंने कहा इस एंगल की वैल्यू 60 डिग्री है तो बताइए इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या होगा। अगर मैंने यहाँ पे एक वेक्टर ये अलाइन किया, एक वेक्टर ये अलाइन किया और इन दोनों के बीच का एंगल दे रखा है 120 डिग्री, तो बताइए इनके बीच का वेक्टर का मतलब एंगल कितना होगा। और यहाँ पे अगर ये एंगल दे रखा है 45 डिग्री, तो बताइए फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिए। सॉल्व हो गया। So ए वाले का 60 रहेगा शायद, राइट? ए वाले का 60 रहेगा। अच्छा देखता हूँ मैं। बिकॉज लाइशा आपसे हुआ? No, sir. देखिए फर्स्ट वाले वेक्टर में कुछ इस तरह से अलाइन है, ठीक। मैंने कहा था उसके एरो को प्रोसीड करा दीजिए, तो मैंने एरो को प्रोसीड करा दिया इस पर्टिकुलर डायरेक्शन को इस तरह, ठीक। एंड उस प्रोसीडिंग डायरेक्शन के बीच में कितना एंगल बनता है उसको हम एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स बोलते हैं। तो पहले मेरे पास एंगल वेक्टर एरो सिर्फ यहाँ तक था, उसको मैंने आगे एक्सटेंड कर दिया सेम डायरेक्शन पे, तो उसकी वजह से उसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इन दोनों एरो हेड के बीच में जो एंगल होगा वो ये हो जाएगा। तो आपको इसकी वैल्यू दे रखी थी 60 डिग्री, तो इनके बीच एंगल कितना हो जाएगा 120 डिग्री। तो स्ट्रेट तो लाइन सेकंड वाला 60 डिग्री है। एक मिनट पहले फर्स्ट में सॉल्व करता हूँ उसके बाद बताता हूँ। ओके सर। ओके तो फर्स्ट वेक्टर आपका ए था एंड सेकंड वेक्टर आपका बी था, तो इसी वेक्टर को मैंने आगे एक्सटेंड कर दिया ताकि प्रोसीडिंग डायरेक्शन एरो डिफाइंड हो पाए। तो ए यहाँ चला आएगा। अब उन दोनों के एरो हेड सेम डायरेक्शन में, तब उनके बीच का एंगल कितना बन रहा है 120 डिग्री। इसलिए एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 120 डिग्री। आइए समझ आया? नो सर, सर मुझे ये तो सम समझ आ गया, हाँ बट मुझे कहीं डाउट हो रहा है। बोलिए। सर मैंने ना एक लाइक इससे पहले मैंने क्लास से पहले एक वीडियो देखी थी इस वेक्टर के ऊपर, तो उसमें था कि अगर हमें एंगल निकालना है तो अगर हेड और जिसका जो टेल होता है अगर वो दोनों सेम डायरेक्शन पे हो तो वो 60 रहेगा। नहीं वो कैलकुलेट करने मतलब रिजल्टेंट निकालने के लिए वो कंसेप्ट का यूज करते हैं, हेड एंड टेल सेम डायरेक्शन में अलाइंड हो उसके बेस पे, ठीक है। अगर आपको एंगल कैलकुलेट करना है तो प्रोसीडिंग डायरेक्शन ऑफ एरो जो दो बनते हैं उनके बीच के एडजेसेंट एंगल जो स्मॉलर होता है उसको हम एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स बोलते हैं। मैं उस कंसेप्ट पे आऊंगा जो आपने देखा होगा, ठीक है। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो देखिए कुछ इस तरह। फर्स्ट एरो का डायरेक्शन ये है, ठीक, एंड सेकंड मेरे पास वेक्टर एरो मेरे पास इस तरह से। तो आप किसी एक वेक्टर को आगे की तरफ एक्सटेंड कर दीजिए ताकि दोनों के बीच में एरो डिफाइन हो पाए। तो देखिए मैं इसको आगे एक्सटेंड करूँ तो क्या फर्क पड़ता है। इसको मैंने आगे एक्सटेंड किया ताकि एरो हेड यहाँ चला है, और इसको मैंने आगे एक्सटेंड किया ताकि एरो हेड यहाँ आ जाए। ये पहले वेक्टर ये था तो वही वेक्टर अब यहाँ हो गया, ये वेक्टर पहले ये था अब वही वेक्टर यहाँ हो गया। तो आपको ये एंगल दे रखा था 120 डिग्री, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा 120 डिग्री विच इज वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे मेरे पास एंगल कितना दे रखा है 120 डिग्री बिटवीन द टू वेक्टर्स, ठीक है। एंड थर्ड अगर मैं इस वेक्टर को आगे एक्सटेंड कर दूं यहाँ पे एंड इन दोनों एरो के सेम डायरेक्शन में, ये मेरे पास एंगल हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री विच इज इक्वल्स टू 135। इस तरह से हम किसी भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। लाइशा समझ आया यहाँ तक? सर आप फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज।
देखिए एंगल बिटवीन टू वेक्टर डिफाइंड होता है द एंगल बिटवीन द एरोज, ये जिस पर्टिकुलर डायरेक्शन में प्रोसीड करते हैं उस डायरेक्शन में जो स्मॉलर एंगल इंक्लाइंड होता है उनके बीच में, वो उसका एंगल कहलाता है। तब इसलिए हम क्या करते हैं, जहां कहीं भी एंगल कैलकुलेट करना हो उस एरो के प्रोसीडिंग डायरेक्शन में आप स्मॉलर एंगल को देखने की कोशिश कीजिए। तो जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, यहाँ पे एरो हेड इधर था और यहाँ पे एरो हेड इधर था, दोनों सेम सेम डायरेक्शन में डिफाइन नहीं था, इसलिए मैंने ए वेक्टर को आर की तरफ शिफ्ट किया इन इट्स प्रोसीडिंग डायरेक्शन, क्योंकि मैंने पीछे डिफाइन किया था किसी वेक्टर को स्लाइड कीजिए अलोंग इट्स ओन डायरेक्शन या पैरेलल टू इट कीपिंग इट्स लेंथ एंड एरो हेड सेम डायरेक्शन में, उसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैंने ए को आगे एक्सटेंड कर दिया। अब दोनों एरो सेम सेम डायरेक्शन में हो गया, तब इनके बीच का एंगल कितना होगा 120 डिग्री, क्योंकि मेरे पास पहले से 60 डिग्री रखा था, इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 120 डिग्री। ठीक है, Yes, sir. अदिति यस सर। और समझ में आया लाइशा? Yes, sir. ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, डन। Yes, sir. ओके, एक लास्ट मुझे एक और बना के दिखाइए। अगर आपको ट्रायंगल दे रखा हो कुछ इस तरह से, एंड इस ट्रायंगल में एरो का डायरेक्शन दे रखा हो, ये एरो इस डायरेक्शन में, ये एरो इस डायरेक्शन में एंड ये एरो इस डायरेक्शन में। अगर आपको ये दे रखा है 60 डिग्री एंड ये मेरे पास एंगल 90 डिग्री, ये मैंने कहा ए, ये मैंने कहा बी एंड ये मैंने कहा सी, देन फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए एंड सी एंड बी एंड सी। कोशिश कीजिएगा, बहुत आसान है। एंगल ए एंड बी का 90 डिग्री है। सही है। एंगल ए एंड सी का भी 60 डिग्री। सही है। और एंगल बी एंड सी का 30 डिग्री। सही है। लाइशा आपसे हुआ? Yes, sir. A and B is 90 degree, A and C is 60 degree, and B and C is 30 degree. आलिया आपसे हुआ? सर मेरा लास्ट वाले दो नहीं कर रहे थे, ए एंड देखिए ए एरो इस डायरेक्शन में है तो उसको आगे एक्सटेंड कर दीजिए। ठीक, अब ये दोनों एरो सेम सेम डायरेक्शन में, तब इनके बीच का एंगल यहाँ से यहाँ तक विच इज 90 डिग्री। ए एंड सी के बीच में कैलकुलेट करना है, तो ए के लिए भी एरो इसी डायरेक्शन में है, बी के लिए, सी के लिए भी एरो इसी डायरेक्शन में है। सर। यस Okay, just 1 minute.
ओके, देन मुझे ए एंड सी के बीच में कैलकुलेट करना था, तो इसको एक्सटेंड करिए, बी को इस डायरेक्शन में, सी को एक्सटेंड कीजिए इस डायरेक्शन में, तो दोनों एरो सेम सेम डायरेक्शन में हो गया। तब ये एंगल इक्वल, तो अगर ये 60 डिग्री 90 डिग्री, तो ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री, तो ये भी एंगल हो जाएगा 30 डिग्री, इसलिए बी एंड सी के बीच में एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। ओके, तो हमने एंगल कैलकुलेट करना तो सीख लिया। अब बात आती है कि मैं किसी दो वेक्टर को ऐड कैसे कैसे कर सकता हूँ। ठीक है, टॉपिक डालिए, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। वेक्टर को ऐड करने के 3 डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, और अगर सिंपली दो वेक्टर को ऐड करना है तो उसके सिंपली 2 तरीके हो सकते हैं। एंड दोनों ही मेथड एक्चुअली में सिमिलर टर्म को डिस्क्राइब करता है, बट चूंकि 2 अलग अलग डायग्राम के फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, इसलिए उसकी नेमिंग थोड़ी अलग हो जाती है। जैसे फर्स्ट उसको हम बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, एंड सेकंड उसको बोलते हैं हम लोग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक, अब देखिए इसका क्या मतलब। ट्रायंगल लॉ कहते हैं कोई भी 2 वेक्टर अगर आपको गिवन हो, एक वेक्टर अगर ये गिवन है एंड एक वेक्टर ये गिवन है, ठीक है, तो क्या कीजिए, फर्स्ट वेक्टर जैसे मैंने ए को माना एंड सेकंड वेक्टर मैंने बी को माना, तो फर्स्ट वेक्टर के हेड के ऊपर सेकंड वेक्टर का टेल अलाइन कीजिए, ताकि वो दोनों वेक्टर एक सक्सेसिव मैनर में अरेंज हो जाए। मतलब फर्स्ट वेक्टर जैसे ए था, तो उस डायरेक्शन में इस तरह से अलाइन कर दीजिए, उसके हेड से सेकंड वेक्टर बी को अलाइन कर दीजिए, ताकि ये दोनों वेक्टर सक्सेसिव मैनर में अरेंज हो जाए। तो ये मेरे पास कहलाया ए वेक्टर, ये मेरे पास कहलाया बी वेक्टर। अब सक्सेसिव मैनर में दिख रहा है आपको। तब कहते हैं द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर will join from the tail of the first vector to the head of the final vector। मतलब a के टेल से एंड b के हेड से ज्वाइन करने वाला वेक्टर इन दोनों का रिजल्टेंट डिफाइन करेगा। जैसे a उसके टेल से मैंने ज्वाइन किया एंड b उसके हेड से ज्वाइन किया, तब ये जो वेक्टर कहलाएगा r इन दोनों के रिजल्टेंट के क्या होता है, इक्वल होता है। तब इसको हम बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ट्रायंगल लॉ में हम क्या करते हैं, जितने भी वेक्टर्स दे रखे हो सबको सक्सेसिव मैनर में अरेंज कीजिए। मतलब टेल ऑफ द फॉर्मर वेक्टर टू द हेड ऑफ द प्रीवियस वेक्टर, इस तरह से अरेंज कीजिए सक्सेसिव मैनर में। देन अरेंजमेंट के बाद जो रिजल्टेंट होगा वो टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द फाइनल वेक्टर, इसको ज्वाइन करने वाला डिफाइन करता है। अब इसी चीज को मैं दूसरे तरह से अगर मैं समझूं पैरेललोग्राम के बेस पे, तो थोड़ा सा डिफरेंट तरह से हो सकता है। जैसे अगर आपको एक वेक्टर दे रखा हो इस डायरेक्शन में एंड कोई दूसरा वेक्टर दे रखा हो इस डायरेक्शन में, तो पैरेललोग्राम लॉ कहता है कि इन दोनों वेक्टर्स को आप अरेंज कीजिए एज को इनिशियल वेक्टर और को टर्मिनल वेक्टर। मैंने आपको लास्ट क्लास में को इनिशियल वेक्टर एंड को टर्मिनल वेक्टर डिफाइन किया था। को इनिशियल वेक्टर का मतलब कोई भी 2 वेक्टर जिसका स्टार्टिंग पॉइंट सेम सेम हो, एंड को टर्मिनल वेक्टर का मतलब कोई भी 2 वेक्टर जिसका फाइनल पॉइंट सेम सेम हो, तो उसको हम को इनिशियल एंड को टर्मिनल बोलते हैं। जैसे अगर मैं इन्हीं वेक्टर्स को अलाइन करूं, तो जैसे मेरे पास ये ए है, तो इसके लिए आप इस तरह से ज्वाइन कर दीजिए, एंड बी है, उसके लिए आप इस तरह से ज्वाइन कर दीजिए, ताकि दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम सेम हो जाए। या मैं बी को इस तरह से ज्वाइन कर दूं एंड ए को मैं इस तरह से ज्वाइन कर दूं, ताकि दोनों का फाइनल पॉइंट सेम सेम हो जाए। अब देखिए क्या हो रहा है, दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम सेम यहाँ पे, तो ये को इनिशियल की तरह ट्रीटेड हो, या दोनों का फाइनल पॉइंट सेम सेम हो जाए, तो ये को टर्मिनल वेक्टर की तरह ट्रीटेड हो। तो अगर मैं इन दोनों कॉम्बिनेशन को अगर मैं आपस में कंबाइन कर दूं, तो आपको एक पैरेललोग्राम की तरह बिहेव करेगा। देखिए जिस तरह इसको भी ज्वाइन कर दीजिए, तो ये भी एक पैरेललोग्राम की तरह बिहेव करेगा। दिख रहा है आपको? यस सर। यस। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगल लॉ। तो एक्चुअली में दोनों अरेंजमेंट में कोई फर्क नहीं है। हमने सिंपली यहाँ पे बी को यहाँ पे अलाइन कर दिया है। इसके बजाय अगर मैं यहाँ पे अलाइन करता,
तब इनके बीच का जो डायगोनल कहलाएगा वो रिजल्टेंट कहलाएगा, जो ट्रायंगल लॉ को ओबे करता है। इसलिए सिंपली ये अरेंजमेंट के बेस पे ये दो डिफरेंट मीनिंग की गई है, अदरवाइज ये दोनों मेथड सेम ही टर्म को डिफाइन करता है। ठीक, तो अब ट्रायंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ होता क्या है, डिफाइन कर दिया मैंने, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक, वर्ड्स में तो आप बोलेगा अरेंज टू वेक्टर्स in successive manner such that tail of second lies on head of first, then resultant will join from tail of first to the head of second. तो यहाँ मैं बोल सकता हूँ R is equals to A plus B। अब इसी तरह पैरेललोग्राम लॉ डिस्क्राइब कैसे करते हैं, तो आप बोलेगा अरेंज टू वेक्टर्स पहले यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए। Yes, sir. Done, sir. लाइशा लिख लिया आपने? Yes, sir. Just 1 minute.
हेलो, यस सर। Yes, sir. पता नहीं जूम अपने आप वो नॉट रिस्पॉन्डिंग हो गया था, थोड़ा गड़बड़ इसलिए। ओके, तो हमने एडिशन ऑफ वेक्टर डिफाइन कर दिया था दो तरह से, एक ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ में डिस्क्राइब किया था कि मैं वेक्टर्स को अरेंज करूं इन सक्सेसिव मैनर, जैसे फर्स्ट वेक्टर ए है एंड सेकंड वेक्टर बी है, इस तरह। Then resultant will join from the tail of the first vector to the head of the final vector. ये वाला टर्म रिजल्टेंट कहलाता है। ये कहलाएगा R which is equals to A plus B। सेम टर्म अगर पैरेललोग्राम लॉ के बेस पे डिफाइन किया तो कहता है कि फर्स्ट वेक्टर जैसे ये है, अगर मैं B को यहाँ अरेंज ना करके मैं उसके पैरेलल अरेंज कर दूं यहाँ पे, ठीक। एंड उसी तरह अगर A यहाँ पे, अगर मैं इसके बजाय यहाँ पे इसको अरेंज कर दूं, ताकि ये दिख रहा है आपको दो कोइनिशियल वेक्टर या दो कोटर्मिनल वेक्टर, then the diagonal in between them will define the resultant of two vector। ये मेरे पास R रिजल्टेंट कहलाएगा। तो एक्चुअली में अगर मैं इस पार्ट को देखूं तो एग्जैक्टली ट्रायंगल लॉ को बिल्कुल फुलफिल कर रहा है, ठीक है। बट सिंपली अरेंजमेंट थोड़ा डिफरेंट तरह से, इसलिए इसको पैरेललोग्राम लॉ बोलते हैं, इसको ट्रायंगल लॉ बोलते हैं। इसमें लिखते हैं हम लोग कुछ इस तरह, अरेंज टू वेक्टर्स as coinitial or coterminal so that they form adjacent sides of parallelogram, then diagonal in between them will define their result। इस तरह से हम रिजल्टेंट R is equals to A plus B डिफाइन कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू पैरेललोग्राम, ठीक। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं इसका अलग अलग टर्म डिफाइन करता हूँ। डन। Yes, sir. ओके, ये हमने पैरेललोग्राम लॉ डिफाइन कर दिया। अब कहते हैं अगर दो से ज्यादा वेक्टर अगर आ जाए, ठीक, तो उसके अगर हमें सॉल्व करना हो तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए अनदर मेथड होता है व्हिच इज कॉल्ड पॉलीगन लॉ। पॉलीगन लॉ फॉर मोर देन टू वेक्टर्स, जैसे मान लीजिए आपके पास दे रखा हो कोई वेक्टर, एक वेक्टर इधर दे रखा है, एक वेक्टर इधर दे रखा है, एक वेक्टर इधर दे रखा हो, बहुत सारे वेक्टर्स अगर इस तरह स्पेस में गिवन है, तब सेम जिस तरह ट्रायंगल लॉ मैंने डिफाइन किया था, ए, इस वेक्टर को मान लीजिए बी, इस वेक्टर को मान लीजिए सी। तो पॉलीगन लॉ कहता है कि अरेंज ऑल वेक्टर इन सक्सेसिव मैनर, जिस तरह ट्रायंगल लॉ के लिए डिफाइन किया था सेम उसी तरह। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट वेक्टर को अलाइन किया ए, उसके हेड से सेकंड वेक्टर को अलाइन कर दीजिए इस तरह, तो ये हो गया बी। फिर उसके हेड से थर्ड वेक्टर को अलाइन कर दीजिए, तो इसको मान लीजिए सी। तब इन सब का अगर मुझे रिजल्टेंट कैलकुलेट करना हो तो इट विल जॉइन फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट टू द हेड ऑफ फाइनल, टेल ऑफ फर्स्ट टू द हेड ऑफ फाइनल। ये टर्म आपका रिजल्टेंट कहलाएगा। मतलब यहाँ पे वेक्टर था ए, ये वेक्टर था आपका बी एंड ये वेक्टर था आपका सी। सारी चीज सक्सेसिव मैनर में अरेंज हो गई, तब जो रिजल्टेंट होगा फर्स्ट वेक्टर के टेल से एंड फाइनल वेक्टर के हेड को ज्वाइन करने वाली लाइन आर, इन सब का क्या होगा, रिजल्टेंट होगा, ठीक। अब इसको दो पार्ट में इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दूं, तो इसको मान लीजिए R1। R1 को मैं किसका रिजल्टेंट बोल सकता हूँ, डिफाइन कर सकते हैं आप लोग। ए एंड बी बहुत अच्छे,
सो R1 इज इक्वल्स टू A प्लस B। अब देखिए R1 एंड C एंड R, इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है? लाइशा, Yes, sir. R1 C एंड R, इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है? क्या मैं R को R1 प्लस C बोल सकता हूँ? Yes, sir. सो R इज इक्वल्स टू R1 प्लस C। अब R1 की वैल्यू ऊपर मैंने कैलकुलेट कर रखा है A एंड B, सो इट विल बी A प्लस B प्लस C। तो हमने सिंपली डिफाइन कर दिया, जितने भी वेक्टर्स हैं सबका सम वो R के क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा इफ ऑल आर अरेंज इन सेम मैनर। ठीक, तब इसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीगॉन। यहाँ तो कोई डाउट? नो सर। No, sir. ओके, अब इसको ड्रॉ No, कर लीजिए। यहाँ तक नोट डाउन कर लिया? यस सर। ओके Yes, sir, sir. एक second. ओके ओके। Yes, sir. एक मैं आपको आसान सा क्वेश्चन देता हूँ, लेकिन ट्राई कीजिएगा। आपको अगर एक वेक्टर दे रखा हो इधर, एक वेक्टर दे रखा हो इधर, सपोज कर लीजिए ये मेरे पास है A, ये मेरे पास है B, ये मेरे पास है C एंड ये मेरे पास है D। ये जो फर्स्ट लाइन है R1 एंड ये जो सेकंड लाइन है R2। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे फाइंड R1 एंड R2 फ्रॉम द डायग्राम, एक बार ट्राई करने की कोशिश कीजिए। सर R1 A plus B होगा। R1 is equals to A plus B, सही है। और R2 B plus C। R2 is B plus C। नहीं, थोड़ा गड़बड़ है। वैसे ट्राई कीजिए। sir, R2D plus A है. R2 is D plus A, गलत है।
लाइशा आपसे हुआ? देखिए मैं आपको सॉल्व करना सिखाता हूँ। जैसे अगर मैं ए बी एंड R1 में देखूं कि इन तीनों में क्या है, तो यहाँ पे एरो का डायरेक्शन ए, यहाँ पे एरो का डायरेक्शन बी, एंड यहाँ पे रिजल्टेंट या सिंपली R1 यहाँ पे डायरेक्टली आपको दिख रहा है ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन के बेस पे R1 इज इक्वल्स टू a प्लस बी। मैं आपको यहाँ पे एक और शॉर्टकट तरीका सिखाता हूँ। जब कभी आपको तीन वेक्टर अरेंज करके कोई क्लोज लूप बनाता दिखाई देता हो या ट्रायंगल फॉर्म करना दिखाई देता हो, तो आप एक पॉइंट फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए विच इज जस्ट एक हेड हो और एक टेल हो। जैसे यहाँ पे देखिए हेड एंड टेल एक पॉइंट है, कौन सा, ये वाला। उसके जस्ट ऑपोजिट वाला जो भी वेक्टर होगा वो रिजल्टेंट कहलाएगा। ठीक, अगर आपको ये पॉइंट फाइंड आउट हो जाए तब की कंडीशन, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि R1 would be A plus B डायरेक्टली। अब अगर मैं B एंड C के बीच में देखने की कोशिश करूं या A एंड D के बीच में देखने की कोशिश करूं, देखिए यहाँ पे D, यहाँ पे A, D का एरो इस डायरेक्शन में, A का एरो इस डायरेक्शन में, और अगर मैं यहाँ से R2 को ज्वाइन कर दूं यहाँ से यहाँ तक, एरो इस डायरेक्शन। अब देखिए यहाँ पे हेड एंड टेल किस पॉइंट पे ज्वाइन कर रहा है, ए एंड डी को ज्वाइन कर रहा है हेड एंड टेल। यस Yes, sir. उसके जस्ट ऑपोजिट वेक्टर कौन सा है, R2। तो मैं बोल सकता हूँ R2 इज इक्वल टू A प्लस डी। सही था। ठीक, अब देखिए अगर मैं बाकी वेक्टर्स के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करूँ, जैसे मुझे B एंड C को कैलकुलेट करना है उसके रिस्पेक्ट में, B की वैल्यू यहाँ पे एंड C की वैल्यू यहाँ पे, इनके बीच का वेक्टर कौन सा, आप R2 मान लीजिए यहाँ से यहाँ पे। ये मेरे पास है R2, ये मेरे पास है B एंड ये मेरे पास है C। अब यहाँ पे हेड एंड टेल किस पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, B और C को, B और R2 या C और R2, लाइशा? Yes, यहाँ पे हेड एंड टेल किन दो वेक्टर्स के बीच को ज्वाइन कर रहा है, यहाँ को ज्वाइन कर रहा है R2 एंड C को। आई बात समझ? तो उसके जस्ट ऑपोजिट yes, sir. कौन सा वेक्टर है, B। तो इस पर्टिकुलर टर्म में B वुड बी रिजल्टेंट ऑफ R2 एंड C, बट मुझे R2 के रिस्पेक्ट में वैल्यूज निकालनी थी, सो R2 वुड बी B माइनस C। आई बात समझ? Yes, sir. तो इस तरह आप एक शॉर्टकट तरीका ट्रायंगल लॉ पे डिफाइन कीजिएगा, जहां कहीं भी आपका जंक्शन हेड एंड टेल को ज्वाइन करता हो उसके जस्ट ऑपोजिट वेक्टर आपका रिजल्टेंट कहलाएगा। ठीक, और ये हर जगह वैलिड होता है। क्या बोलिएगा, जस्ट पॉइंट आउट junction of head and tail, then opposite to it would be the resultant of the vector. अब कोई डाउट और? No, sir. लाइशा आपको समझ आया? Yes, sir. ओके, तो हमने सिंपली कैलकुलेट करना सीख लिया कि रिजल्टेंट किसी भी दो वेक्टर का असाइन कैसे करते हैं और कौन रिजल्टेंट हो सकता है किसी भी डायग्राम में कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात आती है, जो हमने रिजल्टेंट कैलकुलेट किया है ये सिंपली वेक्टर के फॉर्म में कैलकुलेट किया है। अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो वो कैसे कैलकुलेट करूंगा, तो हम नेक्स्ट पार्ट कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, चाहे मैं ट्रायंगल लॉ डिफाइन करूं तब या पैरेललोग्राम लॉ डिफाइन करूं तब, उन सब के लिए एप्लीकेबल होते हैं। तब इसके लिए देखिए क्या करते हैं लोग, फर्स्ट वेक्टर मान लीजिए ए, उसके ऊपर मैंने सेकंड वेक्टर बी
उसको अलाइन कर दिया कुछ इस तरह। देन द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी सपोज कर लिया यहाँ पे आर। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन फॉल करा देते हैं। एंड इस लाइन को एक्सटेंड कर दीजिए। देखिए मैंने क्या किया यहाँ पे, आपका फर्स्ट वेक्टर था ये ए, यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ ऑफ एरो होगी वो उसके मैग्नीट्यूड को डिस्क्राइब करेगा। सेकंड वेक्टर था आपका बी, तो यहाँ से यहाँ तक जो आपका लेंथ होगा वो वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड को डिफाइन करेगा। एंड इन दोनों का रिजल्टेंट आर, ये जो रेड वन, तो यहाँ से यहाँ तक लेंथ उस वेक्टर आर के मैग्नीट्यूड को डिस्क्राइब करेगा। और मुझे इसको राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है क्योंकि वहाँ पे इजीली पाइथागोरस थ्योरम या जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इजीली एप्लीकेबल होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट से एक वर्टिकल लाइन फॉलो कराते हैं एंड इस लाइन को आगे एक्सटेंड करते हैं ताकि यहाँ पे आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाए। इनकी नेमिंग कर दीजिए। आप इस पॉइंट को मान लीजिए पी, या इसको आप ए बी सी मान लीजिए, ए बी सी एंड इस पॉइंट को भी। यहाँ तक डायग्राम में कोई डाउट? नो सर। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि ए एंड बी के बीच का जो एंगल होगा वो कौन सा पार्ट होगा, तो आप क्या बोल सकते हैं? ये जो एक्सटेंडेड पार्ट होगा वही ए एंड बी का एंगल डिफाइन करेगा, बोल सकते हैं? यस। तो अब इसमें मुझे कैलकुलेट करना है, ठीक है, आर की वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी। पाइथागोरस थ्योरम डिफाइन सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। तो मैं ये जो ट्रायंगल है ए बी सी, इसमें मैं ए बी की वैल्यू एंड बी सी की वैल्यू कैलकुलेट करूं, तब मेरे पास टोटल ट्रायंगल ए बी डी इनकी सारी वैल्यूज डिफाइन हो जाएगी। तब उसके लिए हम क्या करते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी सबसे पहली चीज अगर मैं कैलकुलेट करूं कॉस थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू किसके रेशियो के इक्वल होता है, बेस ओवर हाइपोटेनस। तो बेस यहाँ पे क्या है ए बी सी एंड हाइपोटेनस यहाँ पे क्या है ए सी। ए सी की वैल्यू है 20 और मुझे बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो बी सी वुड बी बी टाइम्स cos थीटा। ऐसे लिख सकते हैं? यस। यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे इसी ट्रायंगल में साइन थीटा लूँ, तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर दैट इज ए बी अपॉन हाइपोटेनस दैट इज ए सी। सो अगर मुझे ए बी की वैल्यू फाइंड करनी हो तो इट वुड बी बी टाइम्स साइन थीटा। अब आपको परपेंडिकुलर बेस सबकी वैल्यू फाइंड आउट हो गई, मुझे आर की वैल्यू डायरेक्टली फाइंड आउट करनी है। तो मैं अजम्पशन मैंने इसमें क्या क्या माने हैं मैं कैलकुलेट करता हूँ। कंसीडर टू वेक्टर्स A and B inclined at theta so that their resultant is R। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो आप बोलिएगा इन ट्रायंगल ए बी डी, जो पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल है उसमें हाइपोटेनस कौन है, बेस कौन है, परपेंडिकुलर कौन है, बता सकते हैं आप? लाइशा, ए बी डी ट्रायंगल में हाइपोटेनस कौन सा होगा? हाइपोटेन्यूज एडी होगा ना। AD is equal इक्वल to perpendicular that is बीडी AB स्क्वायर। square and base which is BD square। AD की वैल्यू R है which is B times sin theta plus BD, BD can be written as BC plus CD that is A plus B times cos theta, उसका होल स्क्वायर। यहाँ तक किसी को डाउट? नो सर।
अब सिंपली इसको एक्सपैंड कर दीजिए तो ये टर्म हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये टर्म a प्लस बी का होल स्क्वायर, सो इट वुड बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ab। अब इस टर्म में देखिए कुछ कुछ टर्म कांस्टेंट है, मतलब कुछ कॉमन है, जैसे यहाँ से बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एंड यहाँ से बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इन दोनों में बी स्क्वायर कॉमन है। सो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ ए स्क्वायर बाहर, बी स्क्वायर यहाँ से कॉमन कर लीजिए, सो इट विल बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी कॉस थीटा। अब आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, सो ये पूरी वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अगर स्क्वायर हटाइएगा तो इससे जाके रूट अंडर आ जाएगा, तो ये आपका एक फॉर्मूला आता है रिजल्टेंट ऑफ टू। यहाँ तक किसी को डाउट? No, sir. No, sir. ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए पहले एक बार। सर वेक्टर a एंड v के बाद क्या लिखा है उसमें? इंक्लाइंड एट थीटा। ओके। यस सर। सर बस आइए कोई डाउट यहाँ पर? डन? यस सर। ओके, अब इसके बाद एक टर्म डिफाइन करते हैं लोग, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। जब कभी डायरेक्शन की बात होती है तो डायरेक्शन का मतलब होता है एंगल कैलकुलेट करना। तो यहाँ पे देखिए जो आर है ए के रिस्पेक्ट में कितने एंगल पे इंक्लाइंड है, या हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में कितने एंगल पे इंक्लाइंड है, तो आप उसको मान लीजिए बीटा। तो ये बीटा एक्चुअली में इस रिजल्टेंट का डायरेक्शन डिफाइन करता है। इसी पर्टिकुलर ट्रायंगल, बड़े वाले ट्रायंगल में इस बीटा के लिए सामने परपेंडिकुलर ए बी एंड बेस बी डी आपको गिवन है, दोनों की वैल्यूज पता है। तो अगर आपको डायरेक्शन कैलकुलेट करना हो तो tan बीटा कैलकुलेट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट टर्म हम डिफाइन करते हैं इस रिजल्टेंट में, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट means tan beta which is equals to perpendicular AB upon base BD। तो AB upon BD को मैं लिख सकता हूँ BC plus C। अब इनकी वैल्यूज को पुट कर दीजिए। AB की वैल्यू थी B टाइम्स ऑफ साइन थीटा अपॉन BC की वैल्यू थी मेरे पास B टाइम्स कॉस थीटा एंड CD की वैल्यू थी मेरे पास A। तो सिंपल फॉर्मूला आ गया, tan beta is equals to B times of sin theta upon A plus B cos theta या B plus A cos theta। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। ओके, इसको लिख लीजिए, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आपको आसान सा। If A is equals to 3 unit, B is equals to 5 unit, theta is equals to 60 degree,
find resultant and beta. जस्ट फॉर्मूला पुट कीजिए, कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिए। लाइशा सॉल्व हुआ? सर कर रही हूँ। ओके सर रिजल्टेंट 7 है। सही। आलिया सॉल्व हुआ आपसे? सर बस कर रही थी। रिजल्टेंट की वैल्यू आ गई आपसे? सर 7। देखिए सिंपल सॉल्व कीजिएगा। r इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा रूट अंडर a की वैल्यू 3 उसका स्क्वायर 9, b की वैल्यू 5 उसका स्क्वायर 25 प्लस 2 into 3 into 5 into cos 60 1 by 2 root under ये 2 and ये 2 cancel out, so ये टर्म हो जाएगा 3 5 15 plus 25 40 plus 9 49 and 49 का रूट अंडर इज 7 यूनिट। दूसरा कैलकुलेट करना है डायरेक्शन which is tan beta is b times of sin theta by a plus b times cos theta. So b is second vector which is 5. Sin 60 is root 3 by 2 divided by a which is 3 plus b cos theta which is 5 cos 60 is 1 by 2. LCM कर लीजिए 6 plus 5 11 by 2 to cancel out, so 5 root 3 divided by 11. तो सिंपली अगर बीटा कैलकुलेट करना है, इस साइड tan है ये उससे जाएगा तो tan इनवर्स हो जाता है। तो आप आंसर के टर्म में इस तरह से लिखिएगा। यस सर। यस सर। लाइशा आपसे हुआ था इतना? यस सर। ओके तो हमने रिजल्टेंट सिंपली कैलकुलेट करना है, एंगल के बेस पर डायरेक्शन डिफाइन करना सीख लिया। अब देखिए इसके बेस पे कुछ प्रॉब्लम आपको दूसरी तरह से ऐसे पूछ सकता है। जैसे आपको बोलेगा कोई भी दो वेक्टर है तो
दो वेक्टर से रिलेटेड उसका रिजल्टेंट कहाँ से कहाँ तक लाई कर सकता है, ये कैसे डिस्क्राइब करेंगे। जैसे रिजल्टेंट r, उसके लिए फॉर्मूला था आपके पास a² + b² + 2ab cos थीटा अंडर। तो यहाँ से इसकी दो वैल्यूज अगर मैं कैलकुलेट करूँ थीटा के बेस पे, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, वहाँ पे cos 0 की वैल्यू मैक्सिमम 1 होती है। एंड उसी तरह थीटा इज इक्वल टू अगर मैं 180 डिग्री पुट कर दूँ तो वहाँ पे cos 180 की वैल्यू मिनिमम होती है -1। इस वैल्यू में पुट कर दूंगा तो आपका रिजल्टेंट का फॉर्मूला यहाँ पे आ जाता है a + b, क्योंकि a² + b² + 2ab cos थीटा एंड cos 0 which is 1, तो उसके बेस पे। एक मिनट, ओके तो सिंपली इसकी वैल्यूज पुट कर दिया तो a + b, ये जो वैल्यू आती है कि कॉस्ट की वैल्यू यहाँ पे मैक्सिमम है, इसलिए इस रिजल्टेंट को हम r मैक्स बोलते हैं। यहाँ पे कॉस्ट की मिनिमम वैल्यू है, इसलिए अगर मैं इसकी वैल्यू पुट करूँ तो यहाँ से r मिनिमम which is equals to a minus b। तो इन जनरल किसी भी दो वेक्टर के बीच में जो रिजल्टेंट होगा वो a + b एंड a minus b इसके बीच में लाई करेगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसी भी दो अगर वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा हो तो उसने पूछेगा कि इसका रिजल्टेंट कहाँ से कहाँ तक लाई कर सकता हो, तो आप इन बिटवीन a + b टू a minus b लाई कर सकता है, इसके बियॉन्ड नहीं जा सकता। यहाँ तक कोई दिक्कत? No, No, sir. sir. जैसे अगर आपको दे दे कि a की वैल्यू आपके पास 7 है एंड b की वैल्यू आपके पास 5 है, तो इसका रिजल्टेंट क्या नहीं हो सकता। तो पहले सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 7 - 5 which is 2 and 7 + 5 which is 12। तो 2 and 12 के बीच में सारी वैल्यूज एग्जिस्ट कर सकती है, बट 2 से कम एंड 12 से ज्यादा नहीं हो सकता। जैसे अगर आप बोले कि क्या तीन वेक्टर एक रिजल्टेंट डिफाइन कर सकता है 5, 7 एंड 14, क्या ये रिजल्टेंट डिस्क्राइब कर सकते हैं, तो आप बोलिएगा नहीं कर सकता, क्योंकि दो का सम या दो का डिफरेंस थर्ड से बीच में लाई करना चाहिए इसके बीच में, ठीक, जो ये टर्म अप्लीकेबल नहीं हो सकता, इसीलिए कभी भी रिजल्टेंट नहीं बना सकता। यहाँ तक कोई दिक्कत? No, sir. ओके इसको एक और तरह से भी बोल सकता है, ठीक है। तो अभी मैंने डिफाइन किया the resultant of two vectors will lie in between r minimum, that is a minus b, to r maximum a plus b, फर्स्ट कंडीशन। इसी को कभी कभी दूसरे लैंग्वेज में ये भी बोल सकता है कि जैसे मैंने पीछे रिजल्टेंट जब डिस्क्राइब किया था तो कोई ट्रायंगल डिफाइन किया था एंड ट्रायंगल कोई एक क्लोज्ड फिगर बनाता है, बोल सकते हैं। Yes, sir. जब कोई भी कोई क्लोज फिगर बनता हो तो वहां पे देखिए एक टर्म मैं आपको डिफाइन करता हूँ। मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर आपके पास ये है एंड एक वेक्टर आपके पास ये, एंड इसमें मैंने लिया यहाँ पे ए इस डायरेक्शन में, यहाँ पे बी इस डायरेक्शन में एंड मैंने सी इस डायरेक्शन में। अब मैं आपसे पूछूं कि इन तीनों में रिजल्टेंट कौन हो सकता है? आलिया आप बता सकते हैं इन तीनों में रिजल्टेंट कौन हो सकता है? Sir, B. सर सी भी हो सकता मैंने एरो इसका ऐसे लिया। है। आप इसमें रिजल्टेंट डिस्क्राइब नहीं कर सकते क्योंकि तीनों का डायरेक्शन सेम उसी तरह से अलाइंड है, ठीक है। कोई भी ट्रायंगल लॉ ओबे नहीं कर रहा। तो देखिए एरो के डायरेक्शन को अगर मैं रिवर्स कर देता हूँ, ठीक, तो अगर सी नीचे की तरफ था
तो उसका जस्ट ऑपोजिट साइन ये -c को डिस्क्राइब करता है। तो अब उसके जस्ट ऑपोजिट साइड जहाँ पे हेड एंड टेल ज्वाइंट होता हो उसका ऑपोजिट वेक्टर रिजल्टेंट कहलाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ -c वुड बी इक्वल्स टू a प्लस b। ठीक है, सो हाँ बोलिए। ये सो जो हमने ऊपर करवाया था 7 माइनस 5 इक्वल टू 2 एंड ये वाली चीज। देखिए मैंने कहा कि मेरे c नीचे के डायरेक्शन में अलाइन था, उसके डायरेक्शन को मैं रिवर्स कर दिया। तो एक वेक्टर अगर मैं उसके डायरेक्शन को जस्ट रिवर्स करता हूँ तो उसकी डायरेक्शन रिवर्स होने की वजह से उसमें साइन चेंज हो जाता है। तो पहले c पे साइन पॉजिटिव था, उसको रिवर्स करने के बेस पे साइन उसका नेगेटिव हो गया। अब मेरे पास ये ट्रायंगल की तरह बिहेव कर रहा है जहाँ पे फर्स्ट के टेल से फाइनल के हेड को ज्वाइन करने वाली लाइन डिफाइन कर रही है, या उसके जस्ट ऑपोजिट मेरे पास हेड एंड टेल जहाँ पे ज्वाइंट हो उसके ऑपोजिट को रिजल्टेंट बोल सकते हैं। सो -c इज इक्वल्स टू a प्लस b लिख सकते हैं। यहाँ तक कोई डाउट? सो ओके, No, और sir. c को उस साइड ले जाइए तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, a प्लस b प्लस c इज इक्वल्स टू 0 हो सकता हूँ। अब देखिए उन तीनों वेक्टर्स को a b c को, तो आप क्या बोलेगा, तीनों वेक्टर का अलाइनमेंट या तीनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंड तीनों मिलके क्लोज लूप बना रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ ऑल वेक्टर्स अरेंज इन सेम डायरेक्शन एंड फॉर्मिंग अ क्लोज लूप, तो उनका सम हमेशा कितना होता है, 0 होता है। ठीक, या वो कोई भी एक क्लोज फिगर बनाता होगा। आई बात समझ? यस Yes, sir. ओके, एंड क्लोज फिगर बनाता होगा तो कोई भी थर्ड वेक्टर बाकी दो वेक्टर्स के रिजल्टेंट के क्या होगा, इक्वल होगा। तो आपको इसी क्वेश्चन में जैसे मैंने कहा पीछे कि रिजल्टेंट ऑफ एनी टू वेक्टर्स विल लाई इन बिटवीन a माइनस बी टू a प्लस बी, तो आपको ये भी बोल सकता है कि क्या ये तीन वेक्टर कोई क्लोज फिगर बना सकता है, नहीं बना सकता। तो सेम कंडीशन आप डिफाइन कीजिए कि उन तीनों वेक्टर्स में दो का सम या दो का डिफरेंस इसके इन बिटवीन लाई कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक, अगर अबव कंडीशन फुलफिल करती होगी तो वो क्लोज फिगर बना सकता है, अगर अबव कंडीशन फुलफिल नहीं करती होगी तो क्लोज फिगर नहीं बना सकता। यहाँ तक कोई डाउट? No, sir. ओके, तो हम यहाँ डिफाइन कर सकते हैं ऑल वेक्टर्स अरेंज इन सेम मैनर forming closed loop, then their resultant is, इसको यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए, मैं आपको नेक्स्ट कंसेप्ट सिखाऊंगा। Yes, sir. तो बस एक मिनट के लिए लास्ट डन सर। ओके, लाइशा डन? Yes, sir. मैं आपको आसान आसान से क्वेश्चन देता हूँ। एक क्वेश्चन बहुत फेमस था, नीट में क्वेश्चन पूछा गया, फाइंड थीटा इफ फर्स्ट
a plus b mod equals to a minus b mod, and दूसरा a mod is equals to b mod is equals to a plus b mod. इन दोनों क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा। कुछ ना समझ में आए तो पूछ लीजिएगा। जैसे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉब्लम हो कि a प्लस बी मॉड का क्या मतलब, तो आप बोलिएगा a प्लस बी का मॉड का मतलब रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड को डिस्क्राइब कर रहा है फॉर पॉजिटिव साइन, एंड इसी तरह a माइनस बी मॉड का मतलब रिजल्टेंट की वैल्यू डिस्क्राइब करना फॉर नेगेटिव साइन। तो इन दोनों वैल्यूज के रिजल्टेंट के फॉर्मूले पे लिखिए, दोनों को इक्वेट कीजिए एंड वहां से थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए, बाकी सारी चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो फर्स्ट का 90 डिग्री है। सही है। सर मेरा नहीं आ रहा है। ओके देखिए मैं आपको सॉल्व करना सिखाता हूँ। जैसे मैं बोलूँ कि मेरे पास r इज इक्वल्स टू a प्लस बी है, तो अगर मैं मैग्नीट्यूड बोलूँ r मॉड, तो इसका मतलब होगा a प्लस बी मॉड, सेम मतलब। तो r मॉड का आपको फॉर्मूला पता है, विच इज a स्क्वायर b स्क्वायर a b cos थीटा रूट अंडर। तो यहाँ पे जिस तरह प्लस साइन होता है यहाँ पे प्लस आता है, अगर यहाँ पे माइनस होता है तो यहाँ पे माइनस आता है, सेम सिम्टम। ठीक, जैसे अगर मैं इस चीज को ग्राफिकली में बताऊं तो कुछ इस तरह, फर्स्ट वेक्टर आपका ए है इस डायरेक्शन में, सेकंड वेक्टर आपका बी है इस डायरेक्शन में, तो इसका जो रिजल्टेंट होता है वो कुछ इस डायरेक्शन को डिस्क्राइब करता है, व्हिच इज आर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। अगर मैं इसी वेक्टर में किसी एक वेक्टर का साइन रिवर्स कर दूं या उसको अपोजिट डायरेक्शन में ले लूं, जैसे मैंने बी को रिवर्स कर दिया, तो ऑन रिवर्सिंग अ वेक्टर डायरेक्शन चेंज हो गया, तो उसके बेस पे उसका साइन चेंज रहता है, उसको मैं माइनस ऑफ बी लिख सकता हूँ। एंड देन अगर मैं इनिशियल से फाइनल को ज्वाइन करके एक वेक्टर डिफाइन करूँ आर, तब यहाँ पे जो आर होगा वो a प्लस माइनस ऑफ b के इक्वल है, सो इट विल बी इक्वल्स टू a वेक्टर माइनस b वेक्टर। यहाँ तक बात सुन रहे हैं? यस सर। ओके, अब यहाँ पे एक चीज और, अगर मैं एंगल के बेस पे डिस्क्राइब करूँ कितना हो सकता है, अगर आप इसको एक्सटेंड करिए तो ये एंगल आपका कितना था, थीटा, तो इन दोनों को अगर आपस में इंक्लाइन करूँ तो ये एंगल यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 1 डिग्री माइनस ऑफ थीटा। तो आपके पास पहले जो फॉर्मूला था r इज इक्वल टू ए बी या ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा, तो इस r के लिए आपका फॉर्मूला आ जाएगा r mod इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 डिग्री माइनस ऑफ थीटा रूट अंडर, एंड इसी में cos 180 माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू नेगेटिव होती है, so we can write it as a square b square minus of 2ab cos theta for the r is equals to a b। ये बात समझ में? यहाँ तक लाइशा समझ आया आपको? Yes, sir. ओके, अब आपको रिजल्टेंट a प्लस बी दे रखा है एंड रिजल्टेंट a माइनस बी दे रखा है, दोनों आपस में इक्वल दे रखा है, तो इन दोनों टर्म को आपस में क्या कर दीजिए, इक्वेट कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, the left with r a square plus b square plus 2ab cos theta is equals to
स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab। अब यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल हो सकता है। यस यहाँ पे माइनस 2ab cos थीटा उसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाइए तो टोटल वैल्यू आ जाएगी 4ab टाइम्स cos थीटा एंड राइट साइड में कुछ भी नहीं बचेगा, 0 हो सकता है। ये जो कोएफिशिएंट है ये 0 नहीं हो सकता, तो सिर्फ एक टर्म 0 हो सकता है cos थीटा। सो cos थीटा इज इक्वल टू 0 किस एंगल के लिए एग्जिस्ट करता है, 90 डिग्री के लिए। सो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब समझ में आया? सर 4ab कहाँ गया? लाइक यहाँ पे ठीक है, 4 बीइंग कोएफिशिएंट, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड वो कभी भी 0 नहीं हो सकता, तो सिर्फ एक टर्म 0 हो सकता है cos थीटा जो मल्टीप्लाइड में उसके बेस पे, इसलिए मैंने उसको हटा दिया एंड उसके साथ जो प्रोडक्ट cos थीटा है उसको मैंने 0 के इक्वल किया कि 0 मल्टीप्लाइड विद एनी नंबर गिव्स यू 0, इसलिए। लाइशा इसमें कोई डाउट यहाँ तक, इसको सॉल्व जैसे मैंने No, किया sir. समझ आ गया? ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए। सेकंड वाला आप कोशिश कीजिए सॉल्व करने की। अदिति सेकंड वन सॉल्व हुआ? सर नो, उसमें बार बार गलत आंसर। ओके, यहाँ तक नोट डाउन कर लिया था आलिया? यस सर। ओके, मैं आपको सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ कैसे सॉल्व करेंगे। आपको गिवन है a mod इज इक्वल्स टू b mod इज इक्वल्स टू a प्लस b mod। तो इसको मैं बोल सकता हूँ कि ये रिजल्टेंट दे रखा है, तो इन तीनों वैल्यूज को आप x मान लीजिए, बोल सकते हैं। अब आपके यस सर। पास रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है r इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा रूट अंडर। आप इन a b एंड r इन सारी जगह पे x x पुट कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड कीजिए एंड cos थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। एक बार ट्राई कीजिए। ए बी में भी एक्स डाल देना है। हाँ, सब जगह a का मैग्नीट्यूड भी x, b का मैग्नीट्यूड भी x एंड r का मैग्नीट्यूड भी x। आइए सॉल्व हुआ आपसे? एक मिनट कर। ओके,
लाइशा आपसे सॉल्व हुआ? सर मैं कर रही हूँ। ओके, सर cos थीटा की वैल्यू कुछ नेगेटिव में आएगी। अगर आपका cos थीटा -1/2 आया है तो सही है, नहीं आया है तो गलत है कुछ। देखिए मैं सॉल्व करता हूँ। r is equals to x, squaring both sides, so x square is equals to x square plus x square plus 2 times of x square cos theta। ये 1x square, ये 1x square कैंसिल आउट, ये 1x square उससे जाएगा तो माइनस is equals to 2 times of cos square theta। अब तो यहाँ पे -1/2 है। हाँ सही है, x स्क्वायर कट गया तो यहाँ बचेगा -1/2 इज इक्वल्स टू cos थीटा। अब नेगेटिव साइन को हटा दीजिए, उसके बाद जो बच गया वो कौन सा है, 1/2। 1/2 किस एंगल के लिए होता है, 60 डिग्री के लिए। नेगेटिव साइन किस बेसिस पे डिफाइंड होता है, उसके अलग अलग क्वाड्रेंट के हिसाब से। तो अगर आपका एंगल 60 डिग्री आया है तो उसको 180 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपका वो नेगेटिव साइन को डिस्क्राइब कर देगा। इसीलिए हमने ट्रिग्नोमेट्री में जब मैंने पढ़ाया था तो cos 180 की वैल्यू -1/2 कैलकुलेट करना सिखाया था। यस सर। ओके, तो अगर आपको वैल्यूज दे रखा है तो उससे नेगेटिव साइन हटा दीजिए, जो वैल्यू है उसके बेस पे आप कैलकुलेट कर लीजिए एंगल, एंड फिर उसके बाद 180 से सब्ट्रैक्ट करके उस टर्म को आपका सेम आंसर आ जाएगा। आइए आपको समझ यस आया सर। ये यस सर। लाइशा? यस। ओके, अब मैं एक लास्ट कंसेप्ट आपको सिखाता हूँ, इस पे बेस्ड, रिजल्टेंट पे बेस्ड। कभी कभी आपका जो रिजल्टेंट होगा वो परपेंडिकुलर टू द एनी वन वेक्टर गिवन होगा फर्स्ट वेक्टर के बेस्ड पे, तो वहां पे चीजों को सॉल्व कैसे करेंगे जब आपको परपेंडिकुलर के टर्म में दे रखा होता है। ठीक है, तो फॉर r टू बी परपेंडिकुलर ऑन a, क्योंकि आपके पास दो फॉर्मूले हैं, एक फॉर्मूला है r इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा रूट अंडर। तो हम एक इक्वेशन से दो या तीन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकता हूँ, तो अब इस केस में एक अनदर टर्म यूज कीजिए डायरेक्शन वाला। तो tan बीटा इज इक्वल्स टू फॉर्मूला था b टाइम्स ऑफ sin थीटा अपॉन a प्लस b टाइम्स cos थीटा। एंड यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि r इज परपेंडिकुलर ऑन a मींस बीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो tan 90 की वैल्यू कितनी होती है, किसको याद है, आपने 10th में पढ़ा होगा नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड नहीं होता, वो इंफिनिटी होता है। तो मैं इस इंफिनिटी को लिख सकता हूँ 1/0 which is equals to b times of sin theta divided by a plus b times cos theta। यहाँ तक लिख सकता हूँ। यस सर। अब हम क्या करते हैं, इसको कंपेयर करते हैं डिनोमिनेटर के साथ, क्योंकि न्यूमरेटर में कुछ भी पुट कीजिए डिवाइड बाय 0 ये इनफाइनाइटली डिफाइंड होगा, तो इसलिए मैंने सिंपल 1 पुट कर दिया और कुछ भी नहीं। सो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ a प्लस बी टाइम्स cos थीटा इज इक्वल्स टू 0 और a इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ b टाइम्स cos थीटा। इस वैल्यू को आप इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, वहां से r की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो जब कभी भी आपको क्वेश्चन में गिवन हो कि r इज रिजल्टेंट ऑन a, तो इस कंसेप्ट को अप्लाई कीजिएगा हमेशा। ठीक है, अदरवाइज के अलावा किसी और मेथड से सॉल्व नहीं होगा। अदरवाइज क्या आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट पता हो फिर भी आप वहाँ पे गलती कीजिएगा एंगल में। ठीक है, तो ज्यादा आसान मेथड जो मैंने आपको बताया उसके बेस पे सॉल्व कीजिएगा, हमेशा आपका आंसर सही आएगा। ठीक है, जैसे इस पे बेस में एक क्वेश्चन बताता हूँ। इफ
sum of magnitude of two vector is 8, whose resultant is 4 is perpendicular to first vector. Find each vector and theta independent. एक बार कोशिश कीजिएगा सॉल्व करने की, नहीं होता है तो फिर मैं आपको सॉल्व करना सिखाता हूँ। लाइशा, कोई डाउट यहाँ तक आपको सॉल्व हो रहा है आपसे? No, sir. अदिति, सॉल्व हुआ आपसे? सर एक मिनट। ओके आलिया, आंसर बताइए। सभी कर रहे थे, मुझे ना थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है। कौन सा? सर मुझे यहाँ पे 2 वेक्टर इज 8, मुझे यहाँ पे ना कहीं प्रॉब्लम आ रही देखिए, है। आपको दे रखा है सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर इज 8, मतलब a प्लस b इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से किसी एक वेक्टर की वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है? तो मैं सपोज कर लीजिए b की वैल्यू निकाल लूँ, सो b इज इक्वल टू 8 माइनस a, यस सर। एंड देन r के फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। तो r इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a b cos थीटा रूट अंडर। आपको b की वैल्यू पता है, एंड यहाँ से देखिए b cos थीटा, इसकी जगह पे मैं क्या पुट कर सकता हूँ? माइनस a पुट कर सकता हूँ। यस सर। सो r इज इक्वल टू 4, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर, b की जगह पुट करिए 8 माइनस a का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a एंड b cos थीटा इज माइनस ऑफ a। अब सिंगल वेरिएबल टर्म में आ गया, यहाँ से a की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, उसको एबव टर्म में पुट कर दीजिए, b आ जाएगा एंड वहां से थीटा की वैल्यू आ जाएगी। सर B 9 है। अब b की वैल्यू 9, मतलब 8 माइनस 9 कैसे हो सकता है मैग्नीट्यूड -1? मैंने आपको लास्ट क्लास में कहा था वेक्टर का मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। यस। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 4 4 जो 16 इज इक्वल टू a स्क्वायर 64 माइनस 16a, हो जाएगा 64 माइनस 16a, एंड ये बाकी दोनों टर्म 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा सब्ट्रैक्ट 48, so a is equals to 3, b is equals to 5 and cos theta is equals to minus of a by b,
So minus of 3 by 5. So theta is equals to base over hypotenuse, that is 57. एंड नेगेटिव में है तो इसलिए 180 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए उस टर्म को, मैंने लास्ट में लिखा थोड़ा सा बोलो, ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 57, तो हो जाएगा 60 20 123 लाइशा, यहाँ तक कोई डाउट? No, sir. आइए आपसे सॉल्व हो यहाँ तक, Yes, समझ आया है? yes sir. यहाँ पे मैंने एक टर्म यूज किया है, एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें 3 4 5 हो, ये बेस 3 परपेंडिकुलर 4 एंड हाइपोटेन्यूज 5। तो अगर मैं एंगल कोई थीटा ये डिफाइन करूं तो उसके सामने वाला टर्म इज 3, तो ये एंगल 37 डिग्री होगा, ये वाला टर्म 53 डिग्री होगा एंड ये एंगल 90 डिग्री अप्रॉक्स। ठीक, तो इस ट्रायंगल को आप याद रखिएगा क्योंकि फिजिक्स में आपको मैक्सिमम जगह यही ट्रायंगल दे दिया होगा एंड वहाँ पे एंगल आपसे पूछेगा तो 37 डिग्री 3 डिग्री इस तरह आप कैलकुलेट कर सकते हैं। डाउट? No, sir, एक बार No, sir. मैंने कहा यहाँ पे अगर आपके पास ट्रायंगल 3 4 5 इसके बेस पे गिवन हो तो एंगल उसके ऑपोजिट अगर 3 है तो 3 स्मॉलर पार्ट है तो यहाँ पे एंगल 37 डिग्री होगा, 4 उसके ऑपोजिट तो ये वाला पार्ट हो जाएगा 53 डिग्री एंड ये वाला पार्ट हो जाएगा 90 डिग्री। आप इस तरह से याद रखिए, ओके सर। ठीक है? देन यहाँ तक आप रिवाइज करके रखिएगा, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स एंड लेमीज थ्योरम ये सारी चीजें मैं आपको कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। ठीक है? डाउट्स इन Yes. सारी चीजें पूछ लीजिएगा। ओके, Thank you, sir. Thank you, sir.